साथियों, मैं तरफ अली इस वक्त मौजूद हूँ एनएफ रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की लामडिंग ब्रांच में। मेरा साथ बहुत सारा साथी है जो हर एक विभाग में है। मैं उनके ओर से यहाँ की ब्रांच सेक्रेटरी श्री रोनय कुमार दास जी से कुछ सवाल करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर। दादा, वेलकम टू आवर फेसबुक पेज। जितना सारा एम्प्लॉय मेरा साथ है, मैं इनके ओर से आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपकमिंग बीजीएम के ऊपर। मेरा फर्स्ट जो सवाल है, व्हाट आर द मेन एजेंडा और पॉइंट फॉर द अपकमिंग बीजीएम? आप चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि सबको समझने में और सबको सुनने में आसान होगा। लामडिंग ब्रांच का बीजीएम आने वाला 30 और 1 तारीख को है। ये 12 नंबर बीजीएम है, बायएनियल जनरल मीटिंग। साल में दो साल में एक बार होता है। हमारे रेल कर्मियों की समस्याओं को जहाँ तक रेल ने समस्याओं से जूझने के बाद भी समस्या हल नहीं हुआ, उस पर बात होगा। जैसे कि 2026 में ही पे कमीशन 8 नंबर पे कमीशन लगना था, सबसे बड़ा मुद्दा। इस पर एनएफआईआर की क्या डिमांड गया है, क्या पे स्केल स्टार्टिंग से होगा, जिस पर सब लोग आके लगा के बैठा है कि हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे हम आगे की रणनीति करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ये पे कमीशन की हिस्सा है। इस बार की पे कमीशन में हमारा गुंजाइश यही है कि जिस मम्मी डैडी ने हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नौकरी पाने के लिए जितना शिक्षा दिया है, लेकिन उस मम्मी डैडी को ना मेडिकल मिलता है, ना मम्मी डैडी को ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिलता है। हमारा डिमांड यही रहेगा कि मम्मी और डैडी को ट्रैवलिंग फैसिलिटी। आप लोगों को पता ही है, कल मैंने एक चीज शेयर किया, आप ग्रुप में देखा होगा कि जिन लोगों को अनुकंपा के द्वारा नौकरी मिला है कंपेशनर ग्राउंड में, उन लोगों का पहला कोई क्लियर सर्कुलर नहीं था। भारत सरकार ने 2026 की 22 तारीख इसी महीने जून महीने में एक सर्कुलर निकाला है कि कंपेशन ग्राउंड की नौकरी वाले जिस दिन एप्लीकेशन किया है, अगर वो 1/1/2004 से पहला है तो उन लोगों को ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। 24 तारीख रेल मंत्रालय से चिट्ठी भी निकल गया, रेल बोर्ड से निकल गया। तो हम लोग आशावादी है इस पर नया सर्कुलेशन और आएगा कि जो लोग कंपेशन ग्राउंड वाले हैं, जिन लोगों को एप्लीकेशन करने का मौका नहीं दिया गया, उन लोगों को फिर से एक मौका मिलेगा कि वो ओपीएस के लिए एप्लीकेशन करेगा। दूसरा दायरा ये है कि भारत सरकार में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, बहुत सारे विभाग से। इनमें से जिस प्रकार से डिफेंस सिस्टम है, उस प्रकार से रेलवे सिस्टम भी है। डिफेंस में आप देखते हैं बंदूक लेके जैसे कि बॉर्डरों में लड़ाई करते समय शहीद होता है तो शहीद घोषणा होता है। हम लोगों का डिमांड पहले से ही है कि भारतीय रेल में नौकरी के दौरान जिसको ऑन ड्यूटी डेथ होता है उसको भी शहीद घोषणा करना चाहिए, ताकि वो भी भारत सरकार की सरकारी नौकरी करते हुए दौरान, भारत सरकार की सेवा के दौरान, भारतीय लोगों की सेवा के दौरान उसका देहांत हुआ है। इस बात को अभी भी भारत सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लाया है। इसके तहत जिस प्रकार से डिफेंस वालों को अभी भी प्योर डिफेंस सिस्टम में ओपीएस है, ऑल पेंशन स्कीम है, इसी प्रकार की भारत सरकार में काम करने वाले रेलवे कर्मी को भी ओपीएस के दायरे में लाने का पूरा हम लोगों का शक्ति लगाया हुआ है। नौजवानों से ये अपील है कि नौजवान भी इसमें जुड़े। ओपीएस की क्या क्षमता है, बुढ़ापे की क्या लाठी है, आप लोगों को जानकारी है। बस एकत्रित हम लोग उसको लड़ाई करके हासिल करना है। अच्छा, बहुत सारा रनिंग स्टाफ मुझसे ये सवाल किया कि ब्रांच सेक्रेटरी से पूछिए कि बीजीएम में ये डिस्कशन होना चाहिए कि जितना सारा रनिंग स्टाफ है, इनका क्वार्टर नियर द स्टेशन और लॉबी के नजदीक होना चाहिए। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? आप जिस प्रकार के रनिंग की ड्यूटीज है, उनको हेडक्वार्टर में आने के बाद समय इतना नहीं मिलता है कि वो समस्याओं लेके आगे बढ़े। बात सही है। एडमिनिस्ट्रेशन खास करके अगर कोई क्वार्टर रिपेयरिंग का मामला लेता है, नॉट ओनली रनिंग में एसेंशियल कैटेगरी के बारे में बोलना चाहूँगा,
कुछ कुछ ऐसे एसेंशियल कैटेगरी है जो हेडक्वार्टर में खूब कम टाइम रहता है, ट्रेन मैनेजर, रनिंग स्टाफ में वो भी इंक्लूड है। कुछ ऐसे कैटेगरी है जो राजधानी में ड्यूटी करता है, टीटी कैटेगरी, कमर्शियल में भी है। जो एसेंशियल कैटेगरी अर्निंग्स डिपार्टमेंट है, लेकिन उन लोगों को हेडक्वार्टर में रहकर अपना समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाकर समस्याओं को हल करने के लिए कम टाइम मिलता है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को जिस प्रकार से यूनियन हाईलाइट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रकार का काम नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन को हर वक्त में ये आवाज यूनियन दिया जाता है, और मैं खास करके ये आइटम उठाता भी हूँ। जो लोग एसेंशियल कैटेगरी में पड़ा है उनका क्वार्टर खास करके स्टेशन के नजदीक होना चाहिए। इसी प्रकार का आप देखेंगे पुराने ढांचे में लोको कॉलोनी जो नाम होता है लोको ग्रुप के लिए, एकदम स्टेशन के बगल में है, उस पार में। इंजीनियरिंग कॉलोनी इसीलिए है इस पार में है कि दोनों स्टेशन के दुस पार में, क्योंकि इसमें एसेंशियल कैटेगरियों का लोग ज्यादा बैठा हुआ है। उनको जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक दौड़ना पड़ेगा। दूसरा है जो एक्सीडेंटल इन्वॉल्व ग्रुप है, जो ERT ग्रुप है, उन लोगों को भी स्टेशन के नजदीक होना चाहिए, ताकि जैसे एक्सीडेंट की घंटी बजेगा, साइरन बजेंगे, उतने ही दौड़ना है। मेडिकल की टीम जो इमरजेंसी ग्रुप ऑफ मेडिकल है, उन लोगों को भी अस्पताल के नजदीक होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में वो तुरंत आके सेवा दे सके। लेकिन जिस प्रकार से क्वार्टर का डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे धीरे हल्के में लेके मिक्सिंग कर दिया है, आज मिक्स हो गया, इनका एक्सचेंज हुआ, उनका एक्सचेंज हुआ। इस मिक्सिंग में देखा गया कि डिपार्टमेंट का एक लोको रनिंग का डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसका क्वार्टर है उसे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर दूर। रात में कुत्तों का भय, चोर का भय, डकैतों का भय, और देखा जाता है लूटमार होता है, मोबाइल छीना जाता है, बैग छीना जाता है, पैसा छीना जाता है। तो ऐसे में वो क्या सेफ्टी लेके ड्यूटी करेगा? ये बात सही है, क्वेश्चन इज जेन्युइन कि जो एसेंशियल कैटेगरी रनिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नियर बाय स्टेशन की क्वार्टर भी होना चाहिए, और कम से कम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन खास करके उनकी क्वार्टर्स की हो, दूसरे भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उस पर खास ध्यान देना चाहिए, ताकि वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में हो। अच्छा, BRI स्टाफ ये डिमांड रखा है कि जैसे पॉइंट्समैन की रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसके आधार पे मतलब सिमिलरली BRI स्टाफ का प्रमोशन टाइम टू टाइम हो जाए, तो क्या BGM मीटिंग में ये डिस्कशन हो पाएगा? क्या राय है आपका? प्रमोशनल हर डिपार्टमेंट का इशू है। जब तक कि BRI की बात है, BRI हेडक्वार्टर बेस्ड है, BRI डिवीजन बेस्ड नहीं है। तो BRI के मुद्दे को डायरेक्टली हम लोग हेडक्वार्टर बेस में डील करते हैं। और रहा बात उन लोगों का, जो डिवीजन में हर डिपार्टमेंट का प्रमोशनल कैलेंडर नहीं निकलता है, मैं आपको खुला बात करता हूँ। इसके लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में पर्सनल का जो अधिकारी है, उनको ऑलरेडी ईयरली कैलेंडर निकालने के लिए और इसको ओपनली सर्कुलेट करने के लिए बार बार मैं अपने तरफ से बहुत बार बोला हूँ, लेकिन इस पर काफ़ी प्रयास चला है और मुझे लग रहा है कि इसका कैलेंडर निकल चुका है, अभी हमारे हाथ में नहीं आया। लेकिन एक अच्छा बात है कि BRI से हर साल कौन कौन महीने में किस किस का प्रमोशन, कौन कौन कैटेगरियों का प्रमोशन का आगे प्रोसेस होगा, कैसे होगा, इसका ढांचा कैलेंडर निकलता है। यानी हेडक्वार्टर इस पर संज्ञान में है और प्रमोशन चलता है। रहा बात रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ये आता है रेलवे बोर्ड का इशू, ये डिविजनल इशू नहीं है, जोन का इशू भी नहीं है, जोन का पावर नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग उसी बेस में होता है जिस कैटेगरी में बहुत सारा जम लगा हुआ है, जिनको प्रमोशन लॉन्ग टाइम में नहीं हो रहा है, नीचे बहुत पद पड़े हुए, ऊपर में कोई नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे जो स्टैग्नेट पोस्टेड है उसके लिए बातें करता है। मेरा विचार इसमें है रिस्ट्रक्चरिंग अभी फिलहाल कोई बातें नहीं होगा जब तक पे कमीशन फाइनलाइज नहीं होता है, क्योंकि अभी पे कमीशन का स्ट्रक्चर के बीच में दूसरा कुछ नहीं आने वाला। रहा बात रिस्ट्रक्चरिंग टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए, टेक्नीशियन कैटेगरी में अगर BRI आता है कि नहीं, वो हमें जानकार नहीं है, हमने जानकार नहीं हो। टेक्नीशियन कैटेगरी फ्रॉम 2 से 1 ये मार्जर होगा, ये रिस्ट्रक्चरिंग होगा। इसका मुद्दा रेलवे बोर्ड में NFIR से बहुत पहले से देके रखा है। अभी रेलवे बोर्ड इस पर कोई रेलवे बोर्ड की मीटिंग में यस बोला है, प्रोसेस चला है, जबकि इसमें फिनांस की काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। फिनांस वाले में शायद जाके वो रोका हुआ है, तो इसीलिए साथ ही कहना मुश्किल है। जैसे कि ट्रैक मेंटेनर का 42 ग्रेड पे, ये भी NFIR के मुद्दे पे 2021 में रेलवे बोर्ड का फुल बोर्ड PNM में ये एग्रीड हुआ।
कि 42 ग्रेड पे भी ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी में होना चाहिए। और जब तक ये गया है रेलवे बोर्ड से फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अभी भी उसका कोई क्लियरेंस नहीं आया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ को जरूरी होना है, मिलना है, लेकिन वो फाइनेंस की तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं आता है तब तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं होता है, तो ठोस ऑर्डर नहीं होता। अच्छा, अंत में मैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो 14 ब्रांच में काफ़ी चर्चित हो रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन, इस विषय में कुछ बोलिए। रिस्ट्रक्चरिंग पॉइंट्समैन आप लोगों का यही पे था मुद्दा, अभी वहाँ बोर्ड में भी है कि 2012 से यूनियन लगा हुआ था। आप लोगों को पता है 2012 में पहला एम्प्लॉयज यूनियन का ही ये मुद्दा था। मुनीन सेकिया जनरल सेक्रेटरी ने NFIR में जाके ये मुद्दा दिया रेलवे बोर्ड का PNM के दौरान कि पॉइंट्समैन कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है कि इनको रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने ट्रक मेंटेनर कैटेगरी के लिए रिस्ट्रक्चरिंग डिमांड किया था। अब वो डिमांड रेलवे बोर्ड ने 2012 में उसको खुलासा किया और रिस्ट्रक्चरिंग भी हुआ। वहाँ पे पहले गैंगमैन बोलते थे, कोई वहाँ पे ग्रेड नहीं था। इसके बाद 2012 में जो सर्कुलेट हुआ था रिस्ट्रक्चरिंग का, इसमें ट्रक मेंटेनर 4, 3, 2, 1 ग्रेड आया, लेकिन वहाँ 28 तक रुक गया। इसके बाद अभी पॉइंट्समैन की कैटेगरी है। पॉइंट्समैन स्टेशन में ड्यूटी करता है, शंटिंग करता है, दोनों गाड़ी को जुड़ता है, पाइप जुड़ता है, इंजन और बोगी को लगाता है, वगन्स को लगाता है, लेकिन इनकी कैटेगरी में अप टू 1900 तक समाप्ति था। ट्रैक मेंटेनर पॉइंट्समैन बी 18,000 और ट्रैक मेंटेनर पॉइंट्समैन ए उनका 19,000, यहाँ तक उनकी समाप्ति था। 2012 से लड़ाई किया, लगातार 14 साल लड़ाई के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उसमें देखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी उसमें अप्रूवल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्लीन चिट आने के बाद, क्लियरेंस मिलने के बाद ऑर्डर रेलवे बोर्ड ने निकाला है और पिछले महीने इसका ऑर्डर निकला है, आप लोगों को पता है। तो इसमें इनको फिर ट्रैक मेंटेनर जैसे ही 4 ग्रेड में बांटा गया है, पॉइंट्समैन ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1। इसका भी 2800 तक जाने का सीधा रास्ता खोल दिया। आने वाला दिन में हम लोगों ने रेलवे बोर्ड में ऑलरेडी अर्जी किया है कि इन कैटेगरी में भी पॉइंट्समैन कैटेगरी में भी ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी दोनों को मिलाकर दोनों कैटेगरी में 42 देना जरूरी है, क्योंकि सीधे रास्ते में 42 जाने का ऑप्शन होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शेयरिंग किया है आपका वैल्यूएबल थॉट और गाइडेंस, और हम लोगों को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन उठाना चाहिए अपकमिंग BGM में, तो कमेंट पे आप लोग शेयर कर सकता है। आने वाला एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।